माँ, आज पहली बार हम सब राजमहल में ये शाही खाना खा रहे हैं। कितना मजा सा आ रहा है ना। हाँ, ये देख पनीर की सब्जी, इतनी सारी मिठाई, मैं तो सब खाऊंगी। बेटा, ज्यादा बात मत करो, हम राज दरबार में हैं, चुपचाप खा लो। खाओ खाओ, डरो मत। ये सारा शाही खाना आप लोगों के लिए ही है। दासियों, हमारे मेहमानों के लिए और शाही खाना लेकर आओ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब परिवार को महलों में शाही खाना खाने को मिला? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। माँ, पूरा गांव आज इस ठंड में राज दरबार गया है शाही खाना खाने। हम कब जाएंगे? आज फिर सभी गांव वालों को महाराज नए स्वेटर, कंबल और शॉल देंगे। एक हम ही हैं जिन्हें ना ही तो इस ठंड में शाही खाना खाने को मिलता है और ना ही ठंड से बचने के लिए कोई कंबल। बेटा, हम उस लायक नहीं है कि राज दरबार में खाना खा सकें, इसीलिए शाही खाना खाने का सपना भूल जाओ। पर मुझे भी अपनी जिंदगी में एक बार महलों का शाही खाना तो खाना है। कहाँ से खा पाओगी तुम पिंकी, महलों में शाही खाना? जानती नहीं हो क्या कि राजू की एक छोटी सी गलती की वजह से गांव वालों ने और राजा ने हमें सजा दी है, गांव में सबसे अलग रहने की। नेहा, बच्चों से ऐसी बातें मत कर। राजू उस समय छोटा था, उस समय राजू प्यासा था, वह जात पात नहीं जानता, इसीलिए गलती से उसने ऊंचे तबके के लोगों का पानी पी लिया और बदले में हमें इतनी बड़ी सजा मिल गई। शांति के डांटने पर नेहा चुप हो जाती है और राजू पिंकी रोते हुए सूखी रोटी खाते हैं। हर महीने राज दरबार में शाही खाना खाने के लिए गांव वालों को बुलाया जाता है, जहां गरीब से गरीब परिवार भी राज दरबार पर जाता है, पर सूरज का परिवार कभी भी राज दरबार नहीं जाता। समय यूं ही गुजरता है और देखते देखते ठंड भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ देखो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर से। आप एक बार महाराज जी से बात करो ना, क्या पता वो हमें माफ कर दे और शाही खाने के लिए बुलाएं। पिंकी, तुम्हारे पापा जो तुम्हें खिला रहे हैं वही खाकर खुश रहो। शाही खाना खाने का सपना भूल जाओ। और वैसे भी नीची जाति के लोग शाही खाना नहीं खाते। क्यों? नीची जाति वाले शाही खाना नहीं खा सकते? क्या हम इंसान नहीं है? बेटा, गरीबों की जिंदगी में यही सूखी रोटी लिखी है। अच्छा माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, आज आने में शायद देरी हो जाए। ठंड ज्यादा बढ़ रही है तो सोच रहा हूँ कि वहीं से कुछ लकड़ियां मार्केट में बेचने के लिए चलें। यहाँ तो हमसे कोई लकड़ियां लेने से रहा। इतना बोलकर सूरज लकड़ियां काटने के लिए कपकपाती ठंड में जंगल जाता है और इस जंगल में महाराज वीर सिंह की पुत्री परी भी शिकार करने आई होती है, पर गहरा कोहरा होने की वजह से वो सही से शिकार नहीं कर पाती और एक शेर परी पर हमला कर देता है। बचाओ, कोई हमारी सहायता करो। हे भगवान, ये तो महाराजा की पुत्री हैं। अगर शेर ने इनका शिकार कर लिया तो अब मैं क्या करूं? अकेली राजकुमारी को शेर से लड़ता देख सूरज से रहा नहीं जाता और जैसे ही शेर राजकुमारी पर हमला करने के लिए उस पर छलांग लगाता है, तभी वहां सूरज आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस शेर को मार भगाता है। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? हाँ, हम ठीक है, धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। कुछ सैनिक भागकर आते हैं और सैनिक को देखकर सूरज वहां से भाग जाता है। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें बता तो दीजिए, आप कौन हैं? राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं, क्योंकि सही समय पर जाकर किसी ने हमारी जान बचा ली है, पर वो भाग गया, लेकिन हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। पर ठंड और कोहरा बढ़ता ही जा रहा है, हमें घर ले चलो। परी राजमहल आकर सारा वाकया अपने पिता को बताती है, जिस पर राजा वीर सिंह अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री, तुम चिंता मत करो, हम उस व्यक्ति का पता लगाएंगे और बदले में उसे अपने महल में शाही खाना खिलाएंगे और कुछ इनाम भी देंगे। सैनिकों, सभी गांव वालों को हमारे दरबार में बुलाओ, हमारी बेटी पहचान करेगी किसने उसकी जान बचाई है। महाराज के आदेश पर सैनिक ठंड से कांपते हुए शाम के 8 बजे गांव में जाते हैं, जहां घना कोहरा और सन्नाटा छाया था। पर राजू सैनिक को देख लेता है और बहुत खुश होता है। माँ देखो, इतनी ठंड में महाराज ने अपने सैनिक को भेजा है गांव में। जरूर कल राज दरबार में सभी को शाही खाने के लिए बुलाया जाएगा। माँ, हम भी चलते हैं ना इस बार। पर अभी कुछ दिन पहले ही तो राज दरबार में शाही दावत हुई थी, फिर दोबारा से दावत?
बहू, आज से पहले कभी भी महाराज ने रात में, वो भी इतनी ठंड में जब पूरा गांव कोहरे की चादर में सोया है, उस समय तो कभी भी अपने सैनिक को नहीं भेजा। फिर इस ठंड में सैनिक क्यों आए होंगे? माँ, मुझे तो डर लग रहा है। जब महाराज ने हमें सजा दी थी तब भी इसी तरह से रात में उन्होंने अपने सैनिक को भेजकर आदेश दिया था और हमें सभी गांव वालों के साथ बुलाया था। सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस ठंड में राजकुमारी को बचाने के लिए हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जरूर राजकुमारी ने महाराज को मेरे बारे में बताया होगा कि राजकुमारी को मैंने बचाया था। महाराज मुझे इसकी सजा जरूर देंगे, पर मुझे डर है मेरी किए की सजा कहीं मेरा पूरा परिवार न भुगते। महाराज का आदेश है, कल सुबह 6 बजे पूरा गांव राज दरबार में प्रकट हो जाए। हम तो नहीं जा सकते हैं, हमें मना किया गया है। और आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। राजकुमारी आपको नहीं जानती। माँ पापा, आप लोग हमेशा डरे ही क्यों रहते हो? क्या पता इस बार फिर से शाही खाने के लिए बुलाया जा रहा है। इस बार हम भी चलते हैं ना। बच्चों, हर समय शाही खाना खाने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। बार बार शाही खाने की जिद करने की वजह से दीपिका परेशान होकर अपने बच्चों को डांट देती है और पूरा परिवार इस ठंड में डरते हुए अपने ही घर में रहते हैं। और अगली सुबह पूरा गांव राज दरबार में आता है। भला इतनी ठंड में महाराज ने हम सभी को क्यों बुलाया होगा? मेरी प्यारी राजकुमारी, देखो पूरा गांव हमारे राज दरबार में आकर खड़ा हो गया है। अब बताओ, किसने तुम्हारी जान बचाई थी? माँ, क्या सच में यहाँ पूरा गांव आया हुआ है? क्योंकि यहाँ तो अभी भी वो व्यक्ति नहीं है जिसने मेरी जान बचाई थी। सैनिकों, गांव में देख कर आओ, कहीं कोई व्यक्ति इस ठंड की वजह से घर में तो नहीं छुपा बैठा है। हमें जानना है किसने हमारी बेटी की जान बचाई। जिसने भी हमारी पुत्री की जान बचाई है, हम उसे और उसके पूरे परिवार को अपने राज दरबार में शाही खाना खिलाएंगे। सर्दियों से बचने के लिए रजाई और कंबल बिस्तर देंगे, यहाँ तक कि स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। महाराज, गांव का हर व्यक्ति राज दरबार में खड़ा है सिवाय एक परिवार का जिसे आपने सजा दी है। महाराज, मैं तो कहती हूँ आज उन गरीबों को भी बुला लो, पर दरबार से बाहर खड़े रखना ताकि हमें पता चल सके किसने हमारी बेटी की जान बचाई। उस गरीब नीच परिवार को भी इस ठंड में बुलाओ, पर राजमहल से बाहर खड़ा रखना। न चाहते हुए भी इंदुमती के कहने पर महाराज सूरज के पूरे परिवार को बुलाता है और उन्हें राजमहल के बाहर ही खड़ा किया जाता है। पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए राजमहल के बाहर सिर झुकाए खड़ा होता है। तभी वहां परी आती है और वो सूरज को पहचान लेती है। माँ, इन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है? कितनी ठंड लग रही है। पिताजी, यही वो व्यक्ति हैं जिसने मेरी जान बचाई थी। महाराज, मेरे पति को माफ कर दीजिए, वो बस राजकुमारी को बचाना चाहते थे। हम जानते हैं हमें शाही परिवार से दूर रहना, यहाँ तक कि गांव वालों से भी। और मेरे घर में मेरे पति ही अकेले जो काम करते हैं। अगर उन्हें आपने कोई सजा दे दी तो हम भूखे मर जाएंगे। आप डरिए मत, हम आपके पति को सजा नहीं बल्कि आपके पति और आपके पूरे परिवार को शाही खाना खिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारी जान बचाई, इसीलिए आपको इनाम भी दिया जाएगा। ये माँ, दादी, बुआ, सुना आपने? आज हमारा पूरा परिवार राज दरबार में बैठकर शाही खाना खाएगा। सुना पिंकी तुमने? आज हम पहली बार शाही खाना खाएंगे। हाँ राजू, मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगी। राजकुमार परी के आदेश पर सभी गांव वाले अपने अपने घर जाते हैं और सूरज के पूरे परिवार को राजमहल में बिठाकर शाही खाना खिलाया जाता है। माँ, ये शाही पनीर बहुत टेस्टी है और ये गुलाब जामुन भी। राजा साहब, क्या मैं और गुलाब जामुन ले सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, ये सारा खाना तुम सब के लिए ही है। ये गुलाब जामुन, ये मलाई कोफ्ता, काजू की सब्जी, साबूदाने की खीर, ये अलग अलग तरह की रोटियां और पूरियां और इस टेबल पर सारा खाना तुम्हारे लिए ही है। खाओ इसे। पिताजी, हमारे राजमहल की स्पेशल डिश तो आप भूल गए, सोने के वर्क लगी बर्फी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ और सबको देती हूँ। परी सबके लिए सोने वाली मिठाई लाती है और सबको अपने हाथों से परोसती है। शुक्रिया राजकुमारी, आपकी वजह से आज हमें इतना मान मिल रहा है, ये शाही खाना खाने को मिल रहा है। बस मैं तो वही कर रही हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए। खाना खाने के बाद सब लोग जा रहे होते हैं कि महाराज उन्हें रोकते हैं और उनको इनाम देते हैं। तुम नहीं जानते, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, इसलिए हमारी तरफ से ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखो। सैनिक,
हमारे खास व्यक्ति के लिए रजाई, कंबल, शॉल, स्वेटर लेकर आओ, ताकि सूरज अपने पूरे परिवार के साथ इस ठंड में आराम से अपना जीवन गुजार सके। और अब से तुम हमारे खास आदमी हो। सूरज की बहादुरी से खुश होकर महाराज वीर सिंह सूरज और उसके पूरे परिवार को न सिर्फ शाही खाना खिलाते हैं बल्कि इनाम भी देते हैं, और सूरज को राजमहल में ही काम करने का आदेश मिलता है, जिसके बाद इस ठंड में सूरज राजमहल में काम करके अपने परिवार का गुजारा करता है। ठंड का मौसम होता है जहां लोग अपने घरों में नए नए कंबलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्मा गर्म मूंगफली रेवड़ी खाकर सर्दी के आनंद उठा रहे होते हैं। तो वहीं गांव में एक ऐसा घर भी था जहां एक काली लड़की अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहती थी। बहुत ठंड हो रही है। माँ और शिवांगी मेरी थोड़ी भी मदद नहीं करवाती, ऊपर से मेरा ये स्वेटर भी फट गया। माँ को मैंने कितनी बार कहा था कि मेरे लिए कोई स्वेटर लाकर दे दो। काव्या खुद से ये सब कह ही रही थी कि तभी छत पर उसकी माँ आती है और उसे एक स्वेटर फेंक कर देती है। ये ले, रोजाना स्वेटर स्वेटर करती रहती थी, अब इस स्वेटर में तो तेरी सर्दी रुक जाएगी या नहीं? काव्या नीचे गिरे हुए स्वेटर को उठाती है। शुक्रिया माँ आपका, आपने मुझे एक स्वेटर लाकर दे दिया। अब मुझे इसे पहनने के बाद ठंड नहीं लगेगी। काव्या के इतना बोलते ही सरिता अपनी बेटी शिवांगी को एक स्वेटर देते हुए कहती है, ये ले मेरी प्यारी लाडो रानी, ये स्वेटर मैंने तेरे लिए लिया है। पता है कितनी बड़ी शोरूम से खरीदा है, जो अभी हमारे यहाँ बड़ा सा शोरूम ओपन हुआ है, वहीं से लेकर आई हूँ, ज़ारा कंपनी का है। ओ माय गॉड माँ, ये स्वेटर तो बहुत महंगा है। आपने मेरे लिए इतना महंगा स्वेटर खरीदा है और वो भी ज़ारा ब्रांड से। थैंक यू सो मच माँ। ओ माय गॉड माँ, इसका प्राइस तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, पूरी 8,000 रुपए का है ये स्वेटर। अब तो मेरी कलेक्शन में एक और स्वेटर बढ़ गया। तू चांद जैसी प्यारी है बेटी, तेरे लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लेकर आऊंगी। जा इसे पहनकर अपने दोस्तों के पास जा। कुछ इस तरह बेचारी काव्या का अपनी बहन का महंगा स्वेटर देखकर मुंह बन जाता है। आखिर ऐसा भी क्या था कि एक माँ अपनी दोनों बेटियों में जमीन आसमान की तरह फर्क कर रही थी। एक को वो ब्रांडेड कंपनी से स्वेटर लाकर दे रही थी तो दूसरी को सस्ता सा स्वेटर फेंक कर दिया। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुनो शिवांगी, अपना एक सूट मुझे दे दो, आज स्कूल में पार्टी है और मुझे भी अच्छे कपड़े पहनकर जाना है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अरे तुम चाहे कितना भी अच्छा सूट क्यों ना पहन लो, लगोगी तो तुम काली ही। क्या फायदा फिर मेरी सूट पहनने का। और जरा देखो मुझे, मैं चाहे फटी पुराने कपड़ों में भी खड़ी हो जाऊं, तुम्हारे सामने एक तारा की तरह तुम्हारे सामने चमकूंगी। तुम तो मेरे आगे कोयला ही लगती हो। यह सुनकर काव्या को बहुत दुख होता है कि उसकी बहन ही उसके काले रंग का मजाक उड़ा रही होती है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं मैं उन्हें ही पहन लेती हूँ। कहाँ जा रही है तू? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब पार्टी में जाने की जरूरत क्या है। घर में बहुत काम है और आज घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, जा जाकर काम देख। लेकिन माँ मुझे जितना कहा है उतना कर, वरना तू जानती है ना। सरिता के गुस्से के आगे काव्या को बहुत डर लगता था। वो अपनी माँ के कहे अनुसार घर के सारे काम किया करती थी। इसी के चलते ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी। बेचारी काव्या के पास कुछ साल पुराना उसकी माँ का दिया हुआ उसकी माँ का स्वेटर ही था, जो उसे बहुत ढीला आया करता था, लेकिन अब उसके अंदर कई जगह छेद हो गए थे क्योंकि चूहों ने उसे कुतर दिया था। वहीं उसकी गोरी बहन शिवांगी के पास एक से एक महंगा स्वेटर होता है। माँ मेरा ये स्वेटर फट गया है, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे भी स्वेटर चाहिए। आपने पिछले ही हफ्ते शिवांगी को एक स्वेटर लाकर दिया था, इस बार मुझे लाकर दे दो। अरे मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो मैं हिलाकर उस पर से पैसे तोड़कर तुझे दे दूं? कोई स्वेटर नहीं आने वाला है, पिछले साल दिया था ना तुझे मैंने अपना स्वेटर। माँ मैंने वही पहना हुआ है, लेकिन ये चूहों ने कुतर दिया है। तो क्या हुआ, ये ले सुई धागा और सिल ले इसे। सरिता के ये कहने पर काव्या उदास होकर सुई धागा वहां से लेकर जा रही होती है कि तभी उसके जाने से पहले ही शिवांगी अपनी माँ के पास आकर कुछ पैसे मांगती है। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ और मेरे पास खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, कितने पैसे चाहिए? ये लो पैसे। थैंक यू सो मच माँ। शिवांगी ऐसा कहकर पैसों को अपनी काली बहन काव्या को दिखाते हुए वहां से जाने लगती है। ये सब देख काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने कमरे में आती है और सुई धागे से अपने स्वेटर को सिलने लगती है। सगी माँ होकर भी मेरी माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, बस मेरे काले रंग की वजह से। काश कि मैं पैदा ही न होती। माँ सिर्फ शिवांगी को ही प्यार करती है, मुझे नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ। हे भगवान, तुमने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया? आज अपने पैदा होने पर भी अफसोस होता है। यहाँ एक बेटी का स्वेटर फटा हुआ है और वो ठंड में मर रही है।
वहाँ गोरी बेटी के लिए मखमल के कंबल, महंगे स्वेटर मंगाए जाते हैं। काव्या को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ सरिता उसके ऊपर अत्याचार करने में भी कमी नहीं छोड़ती। घर के सारे काम सर्दी में वो उसी से करवाती है। गोरी बेटी सिर्फ अपने कमरे में आराम करती है। सुनो काव्या, शिवांगी के लिए गर्म दूध ले जाओ, सर्दी बढ़ रही है, दूध पिएगी तो अच्छा रहेगा। माँ, क्या मैं भी अपने लिए थोड़ा सा गर्म दूध कर लूं? अरे तुझे क्या जरूरत है, तू तो बिल्कुल ठीक है। तेरी बहन कमजोर है, उसको जरूरत है, जा जितना का है उतना कर। ये सुनकर भी काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बेबस थी। वो अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं पाती। ऐसे ही और समय बीतता है और एक दिन उसकी माँ उसे छत पर स्वेटर फेंक कर देती है, जिसे लेकर वो रसोई में आ जाती है। कोई बात नहीं माँ, मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करती हैं मुझे उससे कोई एतराज नहीं। कम से कम मेरे पास माँ तो है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास माँ ही नहीं है। काव्या अपने मन में सरिता के प्रति प्यार और प्रेम ही रखती है। उधर सर्दियां ज्यादा बढ़ने की वजह से सरिता की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। खांसी, जुकाम, बुखार, जिसके चलते वो बिस्तर पकड़ लेती है। ये ठंड तो अब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है। मेरी बेटी शिवांगी कहाँ है? शिवांगी, शिवांगी कहाँ हो तुम? मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। शिवांगी अपने कमरे में कंबल के अंदर फोन चला रही होती है। अपनी माँ की ऐसी आवाज सुनकर काव्या दौड़ी चली आती है। अरे ये क्या माँ, आपकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। रुको, मैं कुछ करती हूँ। ठंड ज्यादा होने की वजह से काव्या तसले में थोड़ी सी आग जलाकर लाती है और अपनी माँ के पास रख देती है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। यही नहीं, काव्या अपनी फटी पुरानी रजाई भी अपनी माँ को लाकर उड़ा देती है। माँ, आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ गर्मा गर्म। इधर काव्या रसोई में आती है और गरम गरम काढ़ा बनाना शुरू कर देती है। उधर शिवांगी अपने बिस्तर से निकलकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ चलो मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे एक महंगा सा स्वेटर खरीदना है। बेटी तुम कहाँ थी? कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, चलो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। तबीयत खराब है तो आप हॉस्पिटल खुद चली जाओ ना। मुझे मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, जल्दी से मुझे पैसे दो। लेकिन बेटी तेरी माँ की तबीयत वगैरह कुछ नहीं, मेरा फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, मुझे पैसे दो। शिवांगी तो सिर्फ अपनी माँ से पैसे लेने ही आती है। अपनी माँ की हालत देखने के बाद भी उसके ऊपर तरस नहीं आता। अब सरिता क्या ही करती, वो शिवांगी को पैसे दे देती है और शिवांगी वहां से खुशी खुशी पार्टी में जाने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद भी काव्या सरिता का साथ नहीं छोड़ती। वो उसकी देखभाल करती है। गर्मा गर्म काढ़ा पिलाकर अपनी माँ को देसी नुस्खे से ठीक करने की कोशिश करती है। घर ही घर में काव्या सरिता को बहुत जल्दी तरोताजा तंदुरुस्त कर देती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, आज मुझे अपनी गलती का एहसास है काव्या। तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने कभी तुम्हें माँ जैसा तो प्यार दिया ही नहीं, लेकिन जिसे माँ का प्यार दिया उसने प्यार को समझा नहीं। इस दौरान मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरा स्वर्ग हो। आपके बिना तो ये पूरी दुनिया अधूरी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न स्वेटर चाहिए, न रजाई, न कंबल। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, बस आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। काव्या की ये बातें सुनकर सरिता उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो काव्या के लिए बहुत अच्छे स्वेटर, बढ़िया कंबल, रजाई लाकर देती है। जो प्यार काव्या को पहले मिला नहीं, अब सरिता उसे उसके हक का प्यार देती है। तो वहीं शिवांगी से उसके सभी महंगे स्वेटर छीनकर काव्या को दे देती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम अब अपनी तानाशाही मुझ पर चलाओगी? अरे मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। आज से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बहुत ऐश कर ली तुमने, अब से घर के काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। शिवांगी के पास अब कोई चारा नहीं था। अगर वो अपनी माँ की बात नहीं मानती तो उसे घर से निकाल दिया जाता। इसलिए वो चुपचाप घर के सारे काम करने लगी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि बेचारी काव्या के ऊपर क्या बीतती होगी। कितनी ठंड लग रही है पोछा लगाने में। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ, शिवांगी को माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास है। काव्या के इतना कहने पर सरिता शिवांगी को माफ कर देती है। अब वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर का प्यार देती है। इसी के चलते शिवांगी का बर्ताव काव्या के प्रति नरम हो जाता है। वो काव्या अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कहते हैं ना, बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि हमारा दिल सुंदर होना चाहिए।
जैसा कि हमारी कहानी की इस काली बेटी का मन सुंदर था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।